है पुष्यभूति राजवंश की। तो पुष्यभूति राजवंश को हम पुष्यभूति राजवंश के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस राजवंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने किया था। पुष्यभूति राजवंश को हम वर्धन राजवंश के नाम से भी जानते हैं। पुष्यभूति राजवंश को हम वर्धन राजवंश के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस राजवंश के शासक अपने नाम में टाइटल वर्धन लगाना प्रारंभ किया, इसलिए पुष्यभूति राजवंश को वर्धन राजवंश कहा गया। वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन को इतिहास में हम प्रतापशील के नाम से जानते हैं। प्रभाकर वर्धन को हूनों के लिए सर्प के समान कहा गया और प्रभाकर वर्धन को हूनों के लिए सर्प के समान इसलिए कहा गया क्योंकि प्रभाकर वर्धन हूनों का सबसे बड़ा शत्रु था। ये हून लोग मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राजवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी और मालवा के शासक देवगुप्त के साथ किया था। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राजवर्धन अपने पिता के अनुमति से हूनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। युद्ध भूमि चीख रही थी तो तलवारें खड़क रही थी। तो ऐसे समय में किसी ने चीखते हुए कहा कि राजवर्धन तुम्हारे पिता की मौत हो गई। और राजवर्धन का जो तलवार था यूं ही रुक गया। वह दौड़ते हुए अपनी राजधानी थानेश्वर आया, अपने पिता के चरण को छूकर दो बूंद आंसू बहाता की शोर छा गई। कैसी शोर है? लोगों का है राजवर्धन तुम्हारे बहनोई की हत्या कर दी गई और तुम्हारी बहन राजश्री को दुश्मनों ने पकड़कर कैद कर दिया है। राजवर्धन का किसने मारा? अभी हमारी बहन की शादी हुई। लोगों ने कहा कि मालवा के शासक देवगुप्त ने तुम्हारे बहनों की हत्या कर दी और तुम्हारी बहन राजश्री को पकड़कर कारागार में कैद कर दिया गया। एक तरफ पिता की लाश, दूसरी तरफ बहनोई की लाश, तीसरी तरफ बहन का दुश्मनों के हाथों में चला जाना। और इस तरह के वातावरण में आसमान कड़क रही थी, रिमझिम बारिशें हो रही थी, काली रात शोर मचा रही थी, तन्हाइयां खामोशी से सितारों कुछ करने जा रही थी। राजवर्धन चीखते हुए कहा अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को, हर्ष इस दुश्मन से हम भी पढ़ते हैं, शासन तुम देखेगा। हर्ष कहा नहीं भैया हमसे नहीं होगा, हमारी उम्र क्या है? कहे सुनो, शेर का भाई शेर होता है, शासन तुम देखेगा। इस प्रकार राजवर्धन मालवा के शासक देवगुप्त के विरुद्ध जब अपना सैनिक अभियान किया तो इसका अभियान सफल हो रहा था। ऐसे समय में बंगाल के शासक शशांक आ गया। बंगाल के गौड़ शासक शशांक आ गया। शशांक कहा मालवा के शासक देवगुप्त को, मेरे दोस्त राजवर्धन को हम लोग ताकत से नहीं हरा सकते हैं, इसको छल से मारते हैं। ये दोनों राजवर्धन के सामने आत्मसमर्पण का झूठा बहाना दिया और कहा कि गलतियां हो गई है तो गलती को गलती नहीं जीता जा सकता, माफ कर दीजिए, हम लोग आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। राजवर्धन को लगा कि अब जो चीज हो गया तो हो गया, वो वापस आएगा नहीं। और पूरी तरह से राजवर्धन को विश्वास में लेकर खाना खिलाया और कहा कि चलिए आराम करने के लिए। जब शहंशाह आराम करने के लिए जाता है तो अपने साथ सेना नहीं ले जाता। सेना को छोड़कर राजवर्धन जैसे कमरे में गया, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक राजवर्धन के पेट में मार दिया कटार। चीखते हुए राजवर्धन नीचे गिरा और ये चीख गई थानेश्वर की धरती। हर थल्ला गया, कहा ये मेरे भाई का चीख है। इस प्रकार राजवर्धन की हत्या के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसका नाम था हर्ष संवत। हर्ष अपनी बहन, जब हर्ष गद्दी पर बैठा तो हर्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपनी बहन राजश्री का पता लगाना। हर्ष जंगल भटक रहा था, चीख रहा था मेरी बहना। गर्मी का वक्त था, हर्ष बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसी रास्ते से बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र जा रहा था। हर्ष को होश में लाया और कहा क्या हुआ? हर्ष कहा हम अपनी बहन को खोज रहे हैं। तुम्हारी बहन देखने में कैसी है? तो कहा मेरी बहन देखने में ऐसी है और मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने कहा रे वो तो जंगल में लकड़ी में आग लगाकर कूद गई होगी, वो अब सती हो गई। हर्ष ये हो गया, मत जाओ। यह सुनकर हर्ष चीखते हुए गया तो
चीखते हुए गया और देखता है, दौड़ता पड़ता गिरता दिखता कि आग की लपटें उठ रही है। रात्रि अपने केस खोलकर अब ये अग्नि में कूदने ही वाली है। हर चिल्ला कर कहा, मेरी बहना रुक जाओ। बात यह है कि बहन लाख मुसीबत में हो, अपने भाई की आवाज सुनकर एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेगी। जैसे रात्रि पीछे मुड़ी, हर्ष आ गया। अपनी बहन रात्रि को बाहों पर लिया, कहा कि बहन तुम क्या कर रही हो? रात्रि बोली कि भैया आप ही बताइए, जिंदगी किसके साथ कटेगा, हमें अग्नि में कूद जाने दीजिए, ये जिंदगी को समाप्त कर दीजिए। हर्ष अपनी बहन को रोता हुआ देखकर रोने लगा। कहा कि बहन तुम बताओ, अभी तक के जीवन में कोई ऐसा वक्त था कि हम तुम्हारा बात नहीं माने हैं? पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे कर लेना। अरे पिता की मौत हो गई, दुश्मनों ने बहनोई को मार दिया, भाई को मार दिया, और तुम भी जिंदगी समाप्त कर देगी, तुम्हारा भाई किसके सहारे जिंदा रहेगा? यह सुनकर रात्रि हर्ष के सीने में सटकर रोने लगी। हर्ष अपनी बहन के आंसू को छूते हुए भरोसा दिलाया, जिन लोगों ने मेरी बहन की आंख में आंसू दी है, कल का सूरज नहीं देखेगा। हर जैसे रात्रि को कंधा उठाता है, रात्रि बेहोश हो जाती। हर्ष अपनी बहन रात्रि को लेकर रात के 12 बजे आता है कन्नौज की धरती। कन्नौज की धरती पर मंत्रिमंडल की होती है बैठक, और बैठक में निर्णय लिया गया कि कन्नौज की गद्दी पर हर्ष स्वयं बैठे, क्योंकि रात्रि का कोई संतान नहीं था। लेकिन हर्ष कन्नौज की गद्दी पर स्वयं नहीं बैठकर अपनी बहन रात्रि को बैठा दिया, और रात्रि को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज ले गया, और कन्नौज को छूकर कसम खाया, मैं इस संसार से गौरविहीन न कर दूं, मैं इस संसार से गौरविहीन न कर दूं, सारे संसार के राजाओं के पांव में बैरी पहनाकर प्रतिध्वनित न कर दूं, एक कीड़े के समान मैं अपने आप को अग्नि में झोंक दूंगा। ये हर्ष की प्रतिज्ञा है। उसकी बहन रात्रि चीखने लगी, नहीं भैया, सारा जहां तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हमें कौन देखेगा? हर्ष के जीवन का पहला वक्त था जो अपनी बहन की बात मानने से इनकार कर दिया, और हर्ष मालवा की धरती का है ताकि मालवा के शासक देवदूत अगर योद्धा समझता है वहां से बाहर निकल, 5 गिनते हैं, वरना मालवा की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। हर्ष के आते ही मालवा का शासक देवदूत गिरता पड़ता है, हर्ष के चरणों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। रात्रि बोली कि भैया किसी को भी माफ कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस इंसान को नहीं माफ करना, यही हमें रुलाया है, हमारी कसम है। कसम सुनते ही हर्ष चला गया, तलवार और तलवार का सम्मान करते हुए मालवा शासक देवदूत का सर 2 फीट आगे गिरा। इस प्रकार खून से लटपट, तलवार से जुटा हुआ खून। हर्ष मालवा की धरती पर चीखते हुए कहा कि बंगाल का गौर शशांक, अपनी जिंदगी बचा कर रखना, हर्ष तुम्हारा राज आ रहा है। यह सुनकर शशांक इतना घबरा गया तो उसका हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। इस प्रकार शशांक के मरने बाद हर्ष ने उसके राज पर अपना अधिकार स्थापित किया था। हर्ष की ताकत को चैलेंज दे रहा था कामरूप के शासक भास्कर वर्मा। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा को कहा, भास्कर वर्मा अपने राज्य की खैरियत चाहता है तो अपना सर कटवा कर तसली भेजवा दो। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा इतना डर गया कि रातों रात हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम था हंसदेव, और अपना राजदूत भेजकर हर्ष को अपना दोस्त बना दिया था। हर्ष को कोई बेटा नहीं था, हर्ष को एक बेटी थी। हर्ष अपनी बेटी को बहुत मानता था। हर्ष अपनी बेटी की शादी पल्लवी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। कश्मीर एवं सिंध हर्ष के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। हर्ष का राज्य नर्मदा नदी की ओर इस ओर आ गया, तो नर्मदा नदी की ओर दक्षिण भारत के चालू शासक पुलकेशी द्वितीय का रास्ता। हम जानते हैं जब 2 महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक जगह हो तो फिर युद्ध होना लाभ हो जाता। पुलकेशी द्वितीय का ये हर्ष कौन है? मैंने इसका बड़ा नाम सुना है, लोगों का इसका पूरा नाम हर्षवर्धन है। इसने कन्नौज की धरती को छूकर कसम खाया कि मैं इस संसार से गौरविहीन न कर दूं, सारे संसार के राजाओं के पांव में बैरी पहना कर प्रतिध्वनित न कर दूं, तो अपने आप को एक कीड़े समान अग्नि में झोंक दूंगा। कहा ये बात हम भी हर्ष को छोड़ेंगे नहीं, अपने चाचा की हत्या करके हम भी गद्दी पर बैठा है। इस प्रकार हर्ष और पुलकेशी द्वितीय की नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुई, इस युद्ध में हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के साथ ही दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार स्थापित करने का हर्ष का जो स्वप्न था वह टूट गया। और इस युद्ध के विषय में हमें जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, उसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है। एहोल अभिलेख की रचना संस्कृत में रवि कीर्ति नामक विद्वान ने किया था। हर्ष को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। हर्ष ने परम सौगात, परम भक्तारक
एवं सकलोत्तर पद्मनाभ की उपाधि धारण की थी। हर्ष एक विद्वान शासक था। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका जैसी पुस्तक की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया था। हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट थानेश्वर कराने वाला था। बाणभट्ट ने हरचरित एवं कादम्बरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। हर्ष के दरबार में मयूर जैसे विद्वान रहते थे। मयूर ने सूर्य शतक जैसी पुस्तक की रचना की थी। हर्ष 643 ईस्वी में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के आचार्यों का सम्मेलन बुलाया था, जिसका उद्देश्य महायान धर्म को मान्यता देना था। हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक सम्मेलन बुलाता था, जिसका नाम महामोक्ष परिषद था। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। हुएनसांग के मित्र हुएनसांग ने शियुगी जैसी पुस्तक की रचना की। हुएनसांग ने अपनी पुस्तक शियुगी जैसी पुस्तक की बात तो नहीं करता है। भारतीय काफी गर्म एवं गुस्से होते हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रेमी होते हैं। हुएनसांग ऐसा क्यों कहता है भारतीय काफी गर्म एवं गुस्से होते हैं? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तांग चीन का रहने वाला था। वह चीनी भाषा में पूछा होगा एक देश चू चू चू, तो मारा होगा कि चू चू करता है। इसलिए लिखता है भारतीय काफी गर्म एवं गुस्से होते हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रेमी होते हैं। हर्ष की बात करते हैं। चीन के सम्राट ताइत्सुंग ने हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम वांग बोत्से था। इस राजदूत के आने से पहले 647 ईस्वी में हर्ष की मौत हो गई थी। हर्ष को इतिहास में हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं।